जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स बाय योर फेवरेट होस्ट फराज भाई एंड अमार यासीन। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है सरमाया के ऊपर, दिस इज बेसिकली इनिशिएटिव कि आप लोगों को थोड़ा सा हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर व्हाट वी सी कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आने वाले जो वीक है या मंथ है उसमें क्या सिनेरियो रहेगा, थोड़ा सा हम उसमें डिस्कस करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारी लिमिटेड नॉलेज है, जो जिसको हम कहते हैं कि हमें जो चीज़ें समझ आती हैं वही आप लोगों को थोड़ा सा हम गाइड कर सकें एंड ताकि यू शुड नो कि आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप लोग कैसे करें। सो फराज भाई, पहले तो वेलकम टू द शो एंड प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे क्या चल रहा है लाइफ में आजकल। जी, थैंक यू अमार। अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। मार्केट्स जो हैं परफॉर्म कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ग्लोबल मार्केट्स भी। और पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, हमें आईएमएफ से लोन भी मिल गया है। और ये मैं जानता हूँ अमार, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगेन मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि आईएमएफ का लोन मिला है, अब पाकिस्तान की प्रोफाइल आपको कैसी लग रही है? अच्छा, चलें मैं थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, पहली बात यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ना आपको इकोनॉमी को थोड़ा समझना होता है कि जो भी इकोनॉमी के तहत आपकी एक प्रोफाइल होती है। सो दिस इज अ कंट्री प्रोफाइल। ये दिस इज वन ऑफ आवर लेक्चर इन फंडामेंटल्स कैपिटल मार्केट के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता हूँ। जो भी कंट्री के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसमें थोड़े से प्रिंसिपल्स चल रहे होते हैं, ज़्यादातर कॉमन भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि कुछ चीज़ें एक कंट्री के हक में होती है, दूसरे कंट्री के हक में नहीं होती है। सो लेट मी जस्ट शेयर माई प्रेजेंटेशन और हम इस टाइम पे जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस वाइज कंट्री के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आर दे गुड फॉर आवर इकोनॉमी और नॉट। सो लेट मी जस्ट शेयर माई प्रेजेंटेशन। ओके, सबसे पहले जैसे फराज भाई आपने भी मेंशन किया कि आपके जो आईएमएफ का लोन है वो हमें मिल चुका है। दिस इज एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और ये $7 बिलियन का अप्रूवल हमें मिला है रिसेंटली। और अगर ये देखा जाए तो जो हमारा डिले चला था पिछले एक महीने के अंदर, ये एक महीना पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक महीना जो डिले हुआ दैट वाज बिकॉज के इकोनॉमिकली ये कहा जा रहा था कि आपको एक डेप्ट टिन्योर जो है स्पेशली चाइना की तरफ से उसमें डिले आ रहा था। तो अगर वो चीज़ें हमारी थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाती हैं उसके बाद जो है आईएमएफ हमें लोन आईएमएफ की तरफ से हमें लोन मिल रहा था। तो ये यहाँ पे हमारी सिचुएशन इज नाउ क्लियर और $7 बिलियन का हमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल की मिल चुकी है। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर आवर इकोनॉमी। ऑल्दो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आईएमएफ से लोन लेना हम आईएमएफ के थ्रू ही चल रहे होते हैं, लेकिन देखें आईएमएफ का काम होता है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करना, कि मॉनेटरी बेस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, वो पैसे दे देता है आपको, लेकिन हमारा काम ये होता है कि ओवरऑल उसको अच्छे तरीके से यूज करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें और देन वी गेट बैक टू देम। ठीक है, और उनको हम ये बता दें कि जी आपने जो हमें पैसे दिए थे वो उसकी बेस के ऊपर हमने इकोनॉमी को बेहतर कर लिया। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि हम ग्रोथ उस तरीके से नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से आईएमएफ से हमें पैसे मिले होते हैं। खैर, अब ये है कि इस दफा जो पैसे मिले हैं, कोशिश यही है कि इकोनॉमिकली मैक्रो इकोनॉमी की जो बाकी चीजें भी जो चल रही हैं वो इस टाइम पे थोड़ी सी बेहतर चल रही हैं। और अगर ये इन फ्यूचर भी इसी तरीके से चलती रही तो वी कैन सी हमारी स्टॉक मार्केट भी और इकोनॉमी बहुत अच्छा चलेगी। अच्छा, सेकंड थिंग विच यू कैन सी हेयर एज वेल कि जो हमारी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो पिछले 3 साल के बाद जो है इस टाइम सिंगल डिजिट में आ चुकी है। पहले आप लोगों को पता था कि 40% तक भी हमारी इन्फ्लेशन गई थी, 35% तक इन्फ्लेशन हमारी रही थी। अब आफ्टर 3 years इट हैज गॉन बैक टू इट्स सिंगल डिजिट और ये एक बहुत बड़ी चीज है। दिस इज वेरी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट जो है आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है आपका 10% है। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो ये कहा जाता है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का जो अगर आप माइनस करो नंबर, तो दिस इज रियल इंटरेस्ट रेट। और ये जो बेसिकली इस टाइम पे अगर आप इंटरेस्ट रेट्स के भी देखेंगे तकरीबन 18% के पास चल रहे हैं। आपकी जो इन्फ्लेशन है आई थिंक दिस इज अराउंड 9% या 10% के पास है। सो रियल इंटरेस्ट रेट अभी जो रिसेंट कट हुआ है उसके बाद तकरीबन 8% के पास है। इसकी जो मेन चीज होती है जिसको आपको समझना चाहिए कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट के ये जो डिफरेंस होता है इन्फ्लेशन का, ये आपके लिए इन फ्यूचर ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को आराम से कम कर सकते हैं। सो वी कैन सी इन फ्यूचर एज वेल कुछ महीनों के बाद आपको इंटरेस्ट रेट काफी नीचे जाते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज अगेन ह्यूजली पॉजिटिव फॉर अस। नेक्स्ट जो है हमारी पॉलिसी रेट कट जो आप लोगों ने देख लिया है। लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कट हुई है 150 बेस पॉइंट, ज्यादातर लोग कह रहे थे, एनालिस्ट कह रहे थे कि इतना हमारा कट होगा, लेकिन 200 बेस पॉइंट हो चुका है। सो दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी अगेन।
नेक्स्ट जो है रिजर्व्स आपके दैट आर अराउंड 14.3 बिलियन डॉलर्स इस टाइम पे। और ये अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। आज से 2 साल पहले जब 2022 का पीरियड चल रहा था उस टाइम पे हमारे रिजर्व्स बहुत नीचे जा चुके हुए थे और यही बातें चल रही थी कि हमारा डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ये चीज को जेहन में रखें। इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी तो उस टाइम पे थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो उस टाइम पे थी, लेकिन जो मेन फैक्टर था, जो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स इतने गिर गए थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम जो पेट्रोल की कीमत अदा कर रहे थे, हमें घर पे वो हम 160 रुपीज का ऑयल बेच रहे थे और 210 रुपीज का हमें घर पे पड़ रहा था। यानी कि बेसिकली हम 50 रुपीज का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही थी। और जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जब पैसे देती है तो वो अपने रिजर्व्स में से यूज करती है। तो जो रिजर्व्स में से उन्होंने पैसे यूज किए थे, चाहे इसको पॉलिटिकल डिसीजन गलत कह लें कि जी हमें पहले से रेट बढ़ा देना चाहिए था उस टाइम पे, ये पोजीशन जो हुई थी हमारी, दैट लेड टू आवर सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट। सो अब जो है हमारे रिजर्व्स काफी हद तक बढ़ गए हैं, विच इज अगेन गुड फॉर आवर इकोनॉमी। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर इसी तरह से हमारे जो करंट अकाउंट वगैरह सिचुएशन है, अगर ये बेहतर रहेगी तो हमारे सिचुएशन भी बेहतर रहेगी। सो नेक्स्ट इज एक और अपग्रेड जो है, मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया आफ्टर 9 ईयर्स। और ये रेटिंग ऑल्दो इट्स वेरी लेस, CAA2 एंड देन फ्रॉम CAA3 जो है आपको बेसिकली किया है, रेटिंग जो बढ़ाई है, ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन खैर अभी भी इट्स वेरी डाउन। और होपफुली जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो ये भी हमारा बेहतर हो जाएगा। एंड लास्ट इज बेसिकली कि ऑयल जो है हमारा 2024 का जो हाई है उससे तकरीबन 20% डाउन आ चुका हुआ है। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत स्टेबिलिटी का पॉइंट है। सो बेसिकली हमारा जो ऑयल की इंपोर्ट है वो आप लोग समझ सकते हैं कि आज से 2 साल पहले अगर देखा जाए तो ऑयल की सिर्फ हमारी इंपोर्ट जो थी वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा थी। इसके अलावा भी हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ऑयल की ही अगर इंपोर्ट इतनी ज्यादा थी और ऑयल के रेट इंटरनेशनली बढ़ रहे थे, यही चीज हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन लेके आ रहा था। सो अब जो है वो रेट्स काफी हद तक 20% डाउन हो चुके हैं फ्रॉम 2024 ऑल टाइम हाई। तो दिस इज अ गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। और आगे भी इन फ्यूचर यही लग रहा है कि ये हमारे रेट्स अगर बरकरार रहेंगे तो दिस कुड बी ह्यूज पॉजिटिव फॉर इकोनॉमी। सो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स। इसके अलावा एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। सो अभी आपका जो करंट अकाउंट आया रिसेंटली, दैट हैज बीन पॉजिटिव। और क्योंकि करंट अकाउंट सरप्लस हमारा काफी अरसे से डेफिसिट चल रहा था, रिसेंटली हमारा सरप्लस आया। दैट इज नॉट बिकॉज कि हमने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ाई है, लेकिन रेमिटेंसेस आई हैं। तो हमेशा ये भी ज़हन में रखें कि रेमिटेंस जो बाहर से लोग ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, ये भी हमारे करंट अकाउंट के अंदर काफी बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अलावा फिजिकल अकाउंट अगर आप देखो तो काफी हद तक टैक्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और गवर्नमेंट जो है वो सिम्स बाकायदा तौर पे बंद कर रही हैं कि जो लोग टैक्स नहीं अदा कर रहे वो उनकी हम सिम बंद करेंगे, आप टैक्स नेट पे आए, देन आपको ये इजाजत होगी। फिर इसके ऊपर ट्रैवल की सुनने में आ रहा है कि ट्रैवल की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, गाड़ियां आप नहीं खरीद सकते। तो जब तक आप टैक्स नेट में नहीं आओगे तब तक आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम माय एंड। एंड जी फराज भाई, ओवर टू यू। थोड़ा सा आप टेक्निकली भी बता दें कि क्या सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे। अम्मा, जितनी अच्छी बातें आपने कही हैं वो सारी पॉजिटिव साइंस, जितने इम्पैक्ट है वो 100 इंडेक्स से चार्ट के ऊपर नज़र भी आ रहा है। और जिस दिन IMF का लोन हमें अप्रूव हुआ है उसके वेरी नेक्स्ट डे इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। मैं चार्ट्स के ऊपर दिखा भी देता हूँ। अच्छा ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है KSE 100 इज ट्रेंडिंग। नए हाइस पे हाइस लगा रहे हैं। इस चीज़ का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, अच्छा जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट वीक की जो हमारी वीडियो थी उसमें ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट भी दें जिससे आप लोग सीख सकें कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि बुलिश ट्रेंड, KSE 100 जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड क्या होता है बेसिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक डेमो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिएगा कि जब मार्केट नए हाइज लगाती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद, कुछ कैंडल्स के बाद या कुछ सेशंस के बाद वो नीचे आती है, एक हायर लो डिफाइन करती है, फिर दोबारा बढ़ती है, हायर हाई बनाती है एंड देन हायर लो बनाती है। सो जो बुलिश ट्रेंड की डेफिनेशन है यहाँ से डिफाइन होती है कि सीरीज़ ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। जब तक सीरीज़ ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज लगते जाएंगे,
उस टाइम तक आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश रहेगा, ट्रेंड अच्छा रहेगा, बढ़ता हुआ नज़र आएगा, उसकी कीमत बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये सीधा स्ट्रेट अप जाए जा रहा है और जो इसने पिछले लोज डिफाइन कर रहे हैं वो दोबारा कभी रीटेस्ट नहीं होते। तो दो जब हायर हाइज लग जाएं या दो हायर लोज लग जाएं, इसके बाद आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश में चला जाता है। इसी तरीके से जब आपकी बेयरिश सिनेरियो होता है, उस केस में आपका जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगते हैं, वो इसके अपोजिट होते हैं। वो हम आगे कभी जब इस तरह का कहीं सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा होगा वहाँ डिस्कस करेंगे। सो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अभी तक आपकी मार्केट पे या 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर हायर हाइज एंड हायर लोज लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी कल ये थर्सडे को ही इसने अपना जाके नया हाई लगाया, ये नया हाई था और अब ये शायद नीचे थोड़ा सा है और हायर लो बनाए। सो ये बहुत अच्छा साइन होता है जिस चार्ट के ऊपर भी इस तरीके का पैटर्न बना हो हायर हाइज एंड हायर लोज का। ये फिनोमिनल बुलिश ट्रेंड्स होते हैं, बड़े खूबसूरत बुलिश ट्रेंड्स होते हैं। अभी इसी अपने आगे चल के देखेंगे हम कि ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी ऐसे बुलिश ट्रेंड्स बने हुए हैं, गोल्ड के ऊपर भी यही हाई हाइज एंड हाई लोज बने हुए हैं। सो एक पॉइंट तो बहुत यहाँ पे वाजे नज़र आ रहा है, वो ये कि 100 इंडेक्स के ऊपर आप का बहुत खूबसूरत सा बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। सो ये पहला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इसकी वेट यहाँ पे देता है कि आपका ट्रेंड बुलिश चलता हुआ रहा है और अभी यहाँ पे कोई साइंस ऐसे नहीं है कि आप डिफ़ाइन कर सकें कि ये टॉप है मार्केट का। उसके बाद दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्ट के, यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो लास्ट आपकी कंसोलिडेशन फेज था, जो स्टैंड किया था ये दिसंबर से लेके फेब तक, वो तकरीबन 55 सेशंस का था। 55 सेशंस का ये मतलब है कि जब इसने जाके यहाँ पे नया हाई प्रिंट किया, उसके बाद ये नीचे आया एंड देन कंसोलिडेट हुआ। ये कंसोलिडेट होना ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये रेक्टेंगल की शक्ल में यहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद इसने 55 सेशंस लिए उसको ब्रेक करने में एंड देन फिर दोबारा यहाँ से मार्केट रैली कर गई 65,000 से लेके 82,000 तक। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब ये दिसंबर 2023 पे हाई लगा था 67,000 का, सो बहुत से लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये शायद इसका हाई लग गया मार्केट का और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन इसने बहुत अच्छे तरीके से 59,000 को सस्टेन किया था, कंसोलिडेट हुआ। जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होती है उतनी अच्छी ये रैली बनाता है। सो 55 सेशंस तकरीबन 2.5 महीने की कंसोलिडेशन थी और उसके बाद इसने दोबारा से एक नया ज़बरदस्त ट्रेंड बनाया था। अभी कुछ दिन पहले यानी कि अगर आप ये देखते हैं, जो जुलाई का हाई लगा हुआ था आपका 82,000 का, और अब जो इसने दोबारा से एक नया हाई लगाया 82,700 या 900 के करीब का, इसको ब्रेक करने में, दोबारा नए हाई इसको ब्रेक करने में इसने 47 सेशंस लगाए। ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है जो हमने यहाँ 65,000 के ऊपर देखा था। सो ये अगेन अच्छा साइन है। ये 47 सेशंस की कंसोलिडेशन है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से ये आप एक नई लेग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ की दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। अगेन ये बुल्स के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे रखूँगा। इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये एक EMA है, एक इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं। चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, जब भी ये यहाँ पर इसको टेस्ट किया है इंडेक्स ने, जो मैं आपको कह रहा था 59,000 के ऊपर आया, टेस्ट किया, उसके बाद ये दोबारा से रैली करता हुआ शुरू हो गया। और यहाँ पे भी अगर आप देखें इस जगह पे 45,000 के ऊपर भी इसने रीटेस्ट किया। अगेन ये 49,000 से आया, करेक्शन हुई, 10% मार्केट ड्रॉप हुई, इसको टेस्ट किया और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। इसका ये मतलब है कि ये जो EMA है, ये यहाँ पे मैंने 89 लगाई हुई है। अब 89 क्यों लगाई हुई है ये मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, असाइनमेंट दे देता हूँ। कमेंट्स में करके बताएं वाई 89। मैंने 88 क्यों नहीं लगाई, मैंने 65 क्यों नहीं लगाई, मैंने 42 क्यों नहीं लगाई, मैं 89 पे ही क्यों गया। ये 89 की क्या सिग्निफिकेंस होती है? जिनको पता है थोड़ी सी रिसर्च जिनको पता है वो कमेंट कर दें, जिनको नहीं पता थोड़ी सी रिसर्च करें। इस तरह से एक्टिविटी रहेगी, आप लोग भी फिर सेशंस में कनेक्ट रहेंगे हमारे साथ। अच्छा, तो 89 वीक की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये अब एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है मार्केट में। 2 दफ़ा इसने इस बुलिश ट्रेंड की में आके टेस्ट किया, जहाँ पे इसने अपने हाई लोज भी डिफाइन किया और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। सो जब तक आपका इंडेक्स इस EMA 89 से ऊपर है, उस टाइम तक आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट
का ट्रेंड ख़त्म हो गया या बेरिश ट्रेंड में चली गई है। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है इंडेक्स, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहेगा। ये एक इंडिकेटर है जिसकी सिग्निफिकेंस मुझे नज़र आ रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। इसी तरीके का एक और इंडिकेटर, अगर मैं वीकली के ऊपर जाऊँ और वीकली के ऊपर मैं इस EMA की वैल्यू को जहाँ पे आके चेंज कर दूँ, 21 ले आऊँ। अगेन ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने बताना है कि 21 ही क्यों। यहाँ पे देखें अगेन इस एक्सपोनेंशियल 21 जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकली और इसने ब्रेकआउट्स दी और बढ़ना शुरू हुई, दोबारा आया, इसको रीटेस्ट किया। पहले रीटेस्ट के ऊपर अगेन एग्जैक्टली उसने EMA 21 वीकली को टेस्ट किया, यहाँ पे फिर टेस्ट किया 58-59,000 के करीब, और फिर ये दोबारा ऊपर अभी तक ट्रेंड में है और बढ़ना शुरू हो गई है। जब तक आपका इंडेक्स इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। और अगेन जिसको क्या कहते हैं, अभी तक जब ये टेस्ट नहीं किया, दोबारा से तीसरी दफ़ा अगर करता है तो लगता यही है कि इसके टेस्ट के ऊपर इंडेक्स दोबारा बाउंस कर जाएगा, या तो इंडेक्स नीचे आएगा या EMS के साथ साथ चलती भी ऊपर चली जाएगी। सो ये दो इंडिकेटर्स हैं उन लोगों के लिए जो इंडिकेटर्स को बेसिकली यूज़ करते हैं, EMS का जिनको नॉलेज है। अगले सेशन में अगली जो वीडियो होगी उसके ऊपर इसके डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों का आंसर जानना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। 3 मेरे पास इंडिकेटर्स अब ऐसे हो गए हैं जो मुझे बुलिश साइंस दिखा रहे हैं। अमार की तरफ से मैक्रो लेवल्स के ऊपर हमें 8 इंडिकेटर्स मिले जो जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए था। अभी तक हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं रखूँगा कि जो आपका अगला महीना शुरू हो रहा है अक्टूबर का, 2024 अक्टूबर, सो सीजनल्स के ऊपर जो अक्टूबर का महीना है वो बेहतरीन महीना साबित होता है। अगर हम पिछले 10 ईयर लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने तकरीबन 2 दफ़ा अक्टूबर के महीने में नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई है, और वो भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव नहीं थी, मार्जिनली थी। इंडेक्स ऊपर गया और उसके बाद जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं आके क्लोज हो गया। इसका ये मतलब है कि पिछले 10 साल में से 8 महीने ऐसे हैं अक्टूबर के जिसमें आपका इंडेक्स या मार्केट जो है वो बुलिश रही है। सो हम आप अभी जो मोमेंटम चल रहा है मार्केट का, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर की प्रॉबिलिटी अच्छी है कि आपका इंडेक्स परफॉर्म करता रहे। सो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अच्छा, अमार के मैक्रो के इंडिकेटर्स देख के और मेरे आपके ये 4 इंडिकेटर्स टेक्निकल्स के ऊपर देख के दिल तो चाह रहा होगा कि फ़ौरन जाके इन्वेस्ट कर दें लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि बेयरिश के भी कुछ वेट्स हैं, और एक पॉइंट है यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है RSI के ऊपर, जो कि ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि ज़ाहिर है कि मार्केट में अगर बुल्स हैं तो बेयर्स भी हैं। सो राइट नाउ ये इंडिकेटर जो है आपका डाइवर्जेंस वाला, ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होना चाहिए। या अगर इसकी डाइल्यूशन की बात करें, एक चीज़ अच्छी है, अभी तक जो आपका 100 इंडेक्स के ऊपर कैरेक्टर है डाइवर्जेंस का, इससे पहले यहाँ पे बना था इस जगह पे, वो डाइल्यूट कर दिया था इंडेक्स ने। डाइल्यूशन का क्या तरीका या सिंक का क्या तरीका होता है कि इंडेक्स आपका नीचे आए और दोबारा से सिंक हो जाए प्राइस के साथ। अभी इस टाइम ये सिंक नहीं है, हो सकता है कि थोड़े से सेशंस दोबारा से नीचे आए। रिमेंबर वन थिंग, हमने 55 सेशंस की कंसोलिडेशन देखी थी लास्ट टाइम, इस दफ़ा 47 सेशंस पे ऑल्दो नया हाई लग गया, लेकिन हो सकता है 7-8 सेशंस ऐसे हों जिसमें आपका इंडेक्स साइडवेज हो जाए। सो साइडवेज इंडेक्स पे करना क्या है, ये एक अच्छा साइन आप लोगों के लिए यूँ हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपने स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर आप हायर प्राइसेस पे लेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा। अगर आपकी कंसोलिडेशन पीरियड चलना शुरू होता है यहाँ से 7-8 सेशंस और उसके बाद अगर आपको मार्केट नीचे मिलती है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे डाइल्यूशन जो है वो होती भी शायद नज़र आ जाए अनकरीब। सो फिलहाल ये वाली जो डाइवर्जेंस है इस पे बनी हुई है। और एक चीज़ और अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है, सो जब भी बुल ट्रेंड होता है ना आपका, बुल ट्रेंड के ऊपर कभी भी RSI आपकी ओवर सोल्ड नहीं होती, 30 से नीचे नहीं जाती। आप ये कैरेक्टर यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। सो अगर देखा जाए RSI 30 से नीचे गया ही नहीं है तकरीबन आपके ये जनवरी 2023 से, मतलब 1 साल 10 महीने हो गए RSI 30 से नीचे नहीं गया। अगेन बहुत अच्छा साइन है। सो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि नीचे आएगा, आपकी डाइवर्जेंस सिंक हो जाएगी, ओवर सोल्ड कंडीशन में शायद मुश्किल है कि जाए। अब करना क्या है, आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं। 4 इंडिकेटर्स मेरे पास ऐसे आ गए जो बुल्स का वेट
ज़्यादा रख रहे हैं और बेयरिश इंडिकेशन में मेरे पास सिर्फ एक डाइवर्जेंस है। सो ओवरऑल बुलिश इंडिकेशंस मेरे पास ज़्यादा हैं। सो हमें क्या करना है, अपना एक ट्रेड प्लान बना लेते हैं। ट्रेड प्लान ये कि जब भी इंडेक्स आपका नीचे आए, मैंने दो सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि 80,465 या 79,330। तो इस पे घबराना नहीं है आप लोगों ने कि मार्केट टूट रही है, नीचे आ रही है। यहाँ पे आके बाइंग करनी है अगर ये सपोर्ट लेवल टेस्ट हो जाते हैं। सेकेंडली, अब हमने तीन इंडिकेटर्स बहुत अच्छे डिस्कस किए। एक हायर हाइज हाई लोज में एक हायर लो था, जो जिस टाइम उसकी जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 76,840 पे आ रही है, या 900 के करीब है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 81,000 के करीब जाके एंट्री ले लेते हैं किसी स्टॉक में या इंडेक्स के ऊपर म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपका जो एग्जिट लेवल होना चाहिए, ज़ाहिर स्टॉप लॉस भी तो रखना है। ये थोड़ी कि 81,000 से 50,000 इंडेक्स हो गया तो आप लोग हाथ रख के बैठे रहेंगे। सो यहाँ पे अभी लग यही रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 76,900 का होना चाहिए अगर आप हायर लो को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप EMA 89 डेली को कर रहे हैं, 77,240 का लेवल बनता है। अगर आप EMA 21 वीकली को कर रहे हैं तो 77,130 का बनता है। मज़े की बात यह है 200-300 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। ये पूरी एक क्लस्टर बन जाती है, एक पूरा एक सपोर्ट जोन बन जाता है जो कि प्रॉब्ली इतनी आसानी से शायद ना ब्रेक हो इंशाल्लाह। सो उम्मीद यही है कि जब भी आपका इंडेक्स नीचे आए, सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। थोड़ी सी कंसोलिडेशन साइडवेज एंड देन अक्टूबर इज़ अ गुड मंथ। सो उम्मीद यही है कि ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जी अमार। अच्छा सर, नहीं ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने एनालिसिस कर दिया, बल्कि बहुत डिटेल आपने बता दिया कि ओवरऑल बुलिश इंडिकेटर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, बेरिश इंडिकेटर सिर्फ एक ही है, और उसके अलावा भी यू हैव शोन के ओवरऑल सिनेरियो हमारा काफ़ी बेहतर जा रहा है मार्केट के लिए। अच्छा चलें, ग्लोबल इकोनॉमी को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पहले थोड़ा सा इफ़ यू हैव एनी फ्यू स्क्रिप्ट्स जो कि आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें, सो वो आप थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल अमार। सबसे पहले तो मैं शेयर करूंगा, अभी हमने जैसे पढ़ा या सीखा कि हायर हाइज एंड हाई लोज ट्रेंडिंग मार्केट्स होती हैं और हमेशा ट्रेंड में ही काम करना चाहिए। जो बढ़ती हुई मार्केट है, आप उस पर जाके पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जल्दी आपके पैसे रिटर्न्स आ जाएंगे। सो हायर हाइज एंड हायर लोज एंड देन बुलिश मोमेंटम अगेन मुझे CSAP में नज़र आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ये नीचे आया, फिबोनाची की 50 से 61 के दरमियान जो गोल्डन पॉकेट होती है वहाँ पे फॉल किया एंड देन इट वेंट अप। सो अगर कोई इसको बाय करना चाह रहा है, अगेन ये स्विंग ट्रेडिंग है और हौसले तसल्ली से करना है कि ऐसे नहीं कि आपने मंडे को ही बाय किया, ट्यूसडे को बाय किया और अगले दिन ही 100 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सही है, तसल्ली से काम कीजिएगा पेशेंस के साथ। हो सकता है कि नीचे भी आ जाए और आपको इंतज़ार भी करना पड़ जाए। सो स्टॉप लॉस इस पर डिफ़ाइन है, एक अच्छी चीज़ है, हमेशा से अपना रिस्क डिफ़ाइन करके चलें। इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 70 के करीब का बनेगा। अभी इस टाइम प्राइस चलिए 78.5, ये तकरीबन 12% है का स्टॉप लॉस है। 12% के स्टॉप लॉस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्क पे डाल दें 12% के। आपने कैलकुलेशंस ऐसी करनी है कि आपके पोर्टफोलियो पे 2 या 3% का रिस्क आए। सही है। सो ये बेसिक मैथ्स है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी और इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करना समझ जाएंगे आप लोग। अगर नहीं आता तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे इस चीज़ के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सो एक मेरी पे कमाल क्रेसेंट स्टील है। टेक्निकल्स के ऊपर तो बड़ा अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। आपको फंडामेंटल्स इसके कैसे लगते हैं? डू यू थिंक कि इट कैन परफॉर्म इन कमिंग वीक्स? अच्छा, एक तो क्रीसन स्टील की बात की जाए ना, तो मैंने जो एक वीडियो शेयर की थी एक्सप्लोजिव स्ट्रैटेजी ऑन सरवाई यूट्यूब, तो वहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि ये एक स्टॉक मेरे पास आ रहा था एज एन एग्जांपल के तौर पे भी एक्सप्लोजिव स्टॉक्स के अंदर। सो एक्सप्लोजिव स्टॉक्स आर ऑल दो स्टॉक्स जो कि एक एनालिस्ट अगर कोई रेटिंग उसने निकाली हुई है, एक टारगेट निकाला होता है और वो अर्निंग्स उससे ज़्यादा ग्रो कर जाएं, तो ये स्टॉक बहुत तेजी से शूट करता है। तो अगर आप हिस्ट्री भी अगर आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख रहे हो, तो ओवरऑल 2023 से ऑनवर्ड्स आप देखते हैं बड़ा शूट कर गया भाई ये CSAP। सो ओवरऑल ये भी सिनेरियो था। दूसरी चीज जो थी कि इसकी अर्निंग जो है वो 10 टाइम्स बढ़ी है। पहले एक साल पहले जो था तकरीबन EPS इसका 2 था और अब जो है वो 20 है। सो अगेन ये एक वॉलेटाइल किस्म की इसकी अर्निंग्स भी आती हैं। जब हालात अच्छे हो जाते हैं तो ये बड़ी तेजी से परफॉर्म करता है। यही जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो 2014, 15, 16 के अंदर भी इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और अब भी जो मुझे लग रहा है कि इसका साइकिल वही इसी तरीके से रिपीट हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एज वेल, सो नो इश्यूज विद दिस। अमार, डू यू थिंक ये अंडर वैल्यूड है? 20 रुपीज़ की अर्निंग है और अभी 78 पे चल रहा है।
बिल्कुल, प्राइस अर्निंग्स वाइज देखा जाए तो दिस इज 78, अगर 80 भी समझ लेते हैं तो प्राइस अर्निंग्स की 4 बनती है। सो 4 प्राइस अर्निंग्स अ वेरी गुड प्राइस अर्निंग्स। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस अर्निंग्स रही नहीं है, 8-9 तो कम से कम रहती हैं स्टील इंडस्ट्री की, बल्कि इससे ज़्यादा ऊपर रहती हैं। तो अगर देखा जाए तो उसकी बेस के ऊपर देर इज़ अ गुड स्कोप के ये ऊपर जा सकता है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरी सेकंड पिक होगी जो मेरी वॉच लिस्ट में है, वो गुल अहमद टेक्सटाइल है। उसके चार्ट के ऊपर एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। अगर तो ये डी पॉइंट अपना यहाँ पे कवर कर जाता है, नीचे आता है और टेस्ट कर जाता है, जो कि 17.65 का है राइट नाउ, ये 19 रुपीज़ के करीब चल रहा है और है बेयरिश ट्रेंड में। अब अगेन बेयरिश ट्रेंड, लोअर हाइज एंड लोअर लोज होते हैं। उसके अपोजिट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बुलिश ट्रेंड देखा था, है ये बेयरिश ट्रेंड के ऊपर। इसमें एक दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, वो ये कि यहाँ पे एक अगर ये गैप फिल कर जाता है जो कि 18.40 के करीब कहीं है, सो वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। और अगर कोई इसको बाय कर रहा है तो एक्स पॉइंट यहाँ पे जो डिफाइन हुआ हुआ है, जो तकरीबन 16.5 रुपये का है, वो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो जब भी ये नीचे आए, मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। एक पॉइंट जो इसकी मैं देख रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक क्लिंगर के ऊपर इसने बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। लास्ट टाइम जब ये क्लिंगर के ऊपर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था इस वैल्यू से, वो पॉइंट ये था यहाँ पे, तो उस टाइम ये 18.86 पे था। अभी भी यही प्राइस चल रही है और उसके बाद ये इसमें जो अपसाइड आई थी हमार, वो यहाँ से 18 रुपये से बढ़ के 26 रुपीज़ पे चला गया था। और विद इन नो टाइम का ये मतलब है कि 20 सेशंस के अंदर अंदर ही इसने ऐसे रिटर्न्स दे दिए थे। अभी उम्मीद यही, अगर ये गैप फिल कर देता है, नीचे आता है, कंसोलिडेट होता है यहाँ पे और आरएसआई के ऊपर एक बुलिश डाइवर्जेंस इसके ऊपर आ जाती है, कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं देखता हूँ, एंड देन हम कह सकते हैं कि अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। गुल अहमद को जब भी नीचे आए इसकी पोजीशंस बिल्ड करें। अमार, ये तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगर कहीं नीचे आता है तो उसको बाय करना चाहिए। आपको फंडामेंटल इसके कैसे लगते हैं, क्या समझ आ रहा है इसको देख के? अच्छा, रिसेंटली अगर दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, एक तो नंबर वन, कॉटन की प्राइसेस रिसेंटली जो है थोड़ी सी बढ़ गई हैं इंटरनेशनली भी और लोकली अगर कंडीशंस को देखा जाए। दूसरी चीज़ जो है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ी है, सो दिस इज अ वेरी गुड फैक्टर। और एक इनडायरेक्ट जो फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, दैट इज़ बिकॉज के बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें इस टाइम उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। सो उसका हो सकता है कि फ़ायदा गुल अहमद को भी हुआ, ओवरऑल इंडस्ट्री का तो हुआ है, लेकिन गुल अहमद को भी इसका फ़ायदा हुआ होगा। दो चीज़ें, एक और भी चीज़ है कि बेसिकली अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्सेस वगैरह लग गए हैं। सो अगेन, जिस तरीके से फराज भाई ने टेक्निकल के अंदर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताए, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स बताए, तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी यही है कि ओवरऑल कुछ तो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। एक्सपोर्ट बढ़ गई है, दैट इज अ पॉजिटिव फैक्टर। बांग्लादेश से ऑर्डर यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज अगेन पॉजिटिव फैक्टर। टैक्सेस वगैरह थोड़े से हैं, लेकिन ओवरऑल गुल अहमद ने भी रिसेंटली आई थिंक 25% या 30% अर्निंग्स ग्रो की हैं पिछले साल के निस्बत, विच इज अगेन गुड फॉर द कंपनी। और जाहिर सी बात है, जब आप ग्रो कर रहे हैं, अर्निंग्स आपकी ग्रो कर रही हैं, तो आपको परफॉर्म भी करना चाहिए। फंडामेंटली यू आर गुड, डूइंग समथिंग गुड, और आगे भी इन फ्यूचर इट कैन स्टे दैट वे। अमार, फिर से वही सवाल पूछूंगा। इसकी ईयरली अर्निंग जो शो हो रही है वो 6.39 के करीब शो हो रही है और प्राइस इसकी चल रही है इस टाइम 19 रुपये। सो पी तो 3 के करीब चल रही है कहीं। 3 के पास चल रही है। वही पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक्स हैं, ओवरऑल मैं बात करता होता हूँ, यार ये इतनी सस्ती मार्केट है ना, मतलब क्या, मतलब हम सोचते ही नहीं है। इंडिया की मार्केट इस टाइम प्राइस अर्निंग 26 पे चल रही है, ठीक है। यूएसए की मार्केट 24 पे चल रही है, और हमारी मार्केट जो है 5.5 पे है। अगर आप इसकी एवरेज वाइज भी देखें ना, प्राइस अर्निंग्स एवरेज पाकिस्तान की जो रही हुई है वो 8.59 रही हुई है। अगर उसके हिसाब से भी सिर्फ ओवरऑल पाकिस्तान मार्केट को देखा जाए, तो आपका जो रेट निकलता है वो 130 निकलता है, अगर आपने एवरेज प्राइस अर्निंग तक भी पहुंचना है। सो दिस इज अगेन बहुत सस्ती मार्केट हमारी है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, तीसरा जो स्टॉक जो मैं इस वीक या अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखूंगा, वो दीवान फारूक मोटर्स है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, इसने ना यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न जो था वो ब्रेक करने के बाद ये 44 समथिंग बनता था उस टाइम। इट वेंट अप 54 के करीब गया, 44 से 54 विद इन 3 to 4 सेशंस, एंड देन दोबारा आया और उसी ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनी हुई थी उसको टेस्ट किया और ये अच्छे ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका हायर लो यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, जो कि 42 बनता है। अगर कोई इसको ट्रेड पिक करता है यहाँ पे, तो ये 42 के स्टॉप लॉस हम नीचे इसके ऊपर रख सकते हैं।
अमान, मुझे पता है कि ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, लेकिन जो इसकी ईवीज़ आ रही हैं, क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट उसको कैसे लेगी? अच्छा, अभी इस टाइम पे अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर रुझान काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हो रहा है, ठीक है, और ये दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मसला था वो था ही ऑयल। ऑयल जब भी प्राइस इंटरनेशनली बढ़ी, हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आई, जैसे ही वो कम हुई तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी। अगर गवर्नमेंट अब इस चीज़ पे आ रही है, इसमें भाई अगेन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे हबको जो है BYD के साथ भी पार्टनरशिप करके लेके आ रही है, इसी तरीके से दीवान फारूक ने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लिए हैं, सासगर ने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जा रही है। सो ओवरऑल आगे जाके जो ट्रेंड है वो लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बड़ा इजीली कॉमन होंगी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर विद इन फ्यू ईयर्स। सो दैट कुड बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं फंडामेंटली थोड़ा सा इस चीज़ में डिसएग्री करूंगा। अगर एक कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट में है, सो वो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार ये जो मर्जी चल रहा हो, इसको अगर आप फंडामेंटली अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसको अवॉइड रखें। हाँ, कल को ये दोबारा डिफॉल्टर लिस्ट से निकलती है, देन यू कैन इन्वेस्ट। सो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, अगर आप इसके अलावा किसी में जाना चाहते हो दैट्स अप टू यू, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल सही सजेशन है हमार। अगर डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में हो, अगर टेक्निकल ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए स्टॉक लेना चाह रहे हैं, सो अगेन ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर तो हो सकता है ये रिस्की ट्रेड हो जाए। सही है। एनीवेज, लेट्स मूव टू ग्लोबल मार्केट्स। हमार क्या लग रहा है, जो बाहर की मार्केट्स हैं वो भी ट्रेंड में चल रही हैं, डॉलर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्या आपकी आउटलुक है इसके ऊपर? अच्छा, सबसे पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो USA का जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पॉलिसी थी, वो वाज एक्सपेक्टेड कि वो इंटरेस्ट रेट को नीचे करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो लिंक शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि ओवरऑल यू कैन सी कि अभी बाइडन जो है, बाइडन कह रहा सर, पावेल जो है फेडरल रिजर्व बैंक का जो चेयरमैन है, वो किसी भी टाइम आके ये मेंशन करेगा कि इंटरेस्ट रेट को हम नीचे करेंगे, इंटरेस्ट रेट को नीचे करेंगे। एंड देन जो आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अगर आपके स्टेबलाइज रहे, GDP स्टेबलाइज रही, तो आप बहुत अच्छा आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको रैली भी नजर आएंगी। दूसरी चीज ये कि ओवरऑल यू माइट सी कि बड़ा जबरदस्त किस्म का आपको ट्रेंड्स मिलेंगे। और दूसरी चीज है कि सॉफ्ट लैंडिंग से आप अवॉइड करोगे। सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बताता भी होता हूँ यार, रिसेशन होता है बेसिकली कि आपके 2 कंसेक्यूटिव जो क्वार्टर्स हैं वो नेगेटिव चले जाएं, तो दिस इज कॉल्ड रिसेशन। अभी जो USA का जो एक दफा भी पिछले 1-1.5 साल के अंदर भी आपकी क्वार्टर की जो GDP है वो आपकी नेगेटिव नहीं गई। इस टाइम पे जो आपकी रीसेंट आई है दैट इज 3%। तो अभी 3% इज वेल अबव जो आपका नेगेटिव होना। तो ओवरऑल ये GDP भी बहुत अच्छी जा रही है, और जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं वो भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिए, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि आपके 1 साल के अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि 115-120 बेस पॉइंट जो है वो कट करेंगे, जिसमें से रिसेंटली उन्होंने 50 बेस पॉइंट ऑलरेडी कट कर दिया है, और उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट आया। डॉलर जो है वो काफ़ी, जब इंटरेस्ट रेट कट किया जाता है तो उसमें वीकनेस शो होती है, वहां पे वीकनेस आई। और गोल्ड के अंदर दैट इज बुलिश फॉर गोल्ड, क्योंकि जब आपके डॉलर की जो भी पॉलिसीज होती हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो गोल्ड चलता है। तो यहाँ पे तीनों चार चीज़ें आप थोड़ा सा फराज में डिस्कस कर लें। नैस्डैक को भी बता दें, गोल्ड जो है वो बुलिश रहेगा मेरे हिसाब से भी, और आपका जो डॉलर है वो थोड़ा सा बेरिश रहेगा। ये सारी पॉलिसीज के मद्देनजर। जी हाँ, बिल्कुल सही है मार। जो आप जिस तरह मैक्रो और ये फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हुआ है चार्ट्स के ऊपर, और हमने देखा है कि जिस दिन के बाद से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं वहाँ पे उनकी मार्केट्स भी परफॉर्म करना शुरू हो गई है, और बहुत बेहतरीन तरीके से 18,000 से बढ़ते हुए 20,000 के करीब चली गई है। और लग ऐसे ही रहे चार्ट्स को देखते हुए, अभी इस पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, स्टिल ये ट्रेंड कर रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसे साइन नहीं है। मैं 1 आवर का चार्ट देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाइज 20,747, ये बड़ा आसान सा टारगेट है, यहाँ से बहुत करीब करीब ही हो जाएगा। और अगेन अक्टूबर इनके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। सो ओवरऑल लग ऐसे ही रहे कि ये यहाँ से ट्रेंड करता हुआ नज़र आएगा। अगेन यहाँ पे अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है, वो 19,700 के करीब, ये जो हाई लो डिफाइन हुआ है, इसके करीब रख के यहाँ पे बाय बनती है, और 20,747 इसको आय कर सकते हैं। सेकेंडली, जो आपने गोल्ड की बात की, गोल्ड के ऊपर एक बेरिश डाइवर्जेंस आई थी,
जो कि अभी जो जीडीपी आया उसके बाद क्या कहते हैं आपका ये जो यहाँ पे डाइवर्जेंस थी वो जाके डाइल्यूट हो गई। अगेन अगर आप इसका भी चार्ट देखें, ये सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज के करीब ही की तरह ही पैटर्न बना रहा है और उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो ये ट्रेंड बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत मैच्योर हो चुका है। हमने ये साल शुरू किया 2019 के करीब से, और ये मेरे ख्याल में गोल्ड का एक बेहतरीन सालों में से एक साल है जिसमें इतनी ज़बरदस्त इसने गेंस दिखाई हैं। हमने आई गेस जब साल शुरू हो रहा था लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में ही हाईलाइट कर दिया था कि गोल्ड 2024 गोल्ड का साल होगा, और अगेन उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ अभी तक ऐसे नज़र आ रहा है। रिट्रेस ये मेजर कोई रिट्रेसमेंट ले नहीं रहा। अगर ये कहीं रिट्रेस करता है स्टिल, यहाँ पे अगर हम फिब लगाएं, बहुत शॉर्ट टर्म अगले हफ्ते की ट्रेड के लिए हम देखा जा सकता है इसको कि एक तो इस स्विंग के ऊपर जो 2545 से चली और 2686 तक गई या 89 तक गई, जो भी इसका हाई था, तो उसकी 0.382 बनती है 2630। अगर ये रिट्रेस करता है, यहाँ कहीं आता है, तो एक अच्छा साइन हो सकता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर ये इसका टॉप है भी ना, तो इसको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि ऊपर जाए, ये लोअर हाई बनाए, नीचे आए, इसको टेस्ट करे 2632 को, या इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए और फिर ये दोबारा ऊपर जाए, अगर इसने डबल टॉप यहाँ कहीं बनाना भी है तो। सो लग ऐसे रहा है कि अभी भी इसको बाय ही करना चाहिए, और नीचे कहीं मिलता है रिट्रेसमेंट्स के ऊपर तो इसको बाय करें। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस फिलहाल नहीं है, ना किसी भी टाइम फ्रेम पे अभी तक डाइवर्जेंस ऐसा नहीं आई। डेली के ऊपर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिल नज़र आ रहा है। सो आसान लफ्ज़ों में नीचे आए इसको बाय करना चाहिए, लेकिन जो हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स या पीएमएक्स ट्रेडर्स होते हैं, ये लेवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ये पता हो कि आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कितना रिस्क ले रहे हैं। सो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाएं, गोल्ड को ख़रीदें, इतना ख़रीद लें कि वो $4 नीचे आए करेक्शंस के ऊपर और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। गोल्ड का जो हायर लो डेली के ऊपर बनता है वो 2544 का है। सो ये अगर गोल्ड डेली टाइम फ्रेम्स पे रिट्रेस करके नीचे 2600 तक या 2580 तक भी आता है, जो कि अभी करंट प्राइस से $80 नीचे है, तो ये बहुत बड़ी करेक्शन हो सकती है, या अकाउंट्स वॉश हो सकते हैं उनके जो स्पेशली लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। सो गोल्ड बहुत देख के ट्रेड करें, नीचे कहीं मिलता है अच्छी रिट्रेसमेंट्स पे, करेक्शंस पे, वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। बाय द वे हमारे में एक और चीज़ बताऊँ, हमारी कम्युनिटी में जो चल रहा है ना इस टाइम, जो सरमाया की इंटरनल कम्युनिटी है, हमारे जो अलमनाई स्टूडेंट्स हैं, बेहतरीन, ये तो हम रियल टाइम अगर मैं बात करूं, हम अगेन ये एक एक्टिविटी शुरू करते हैं यहाँ से कि हमारा चार्ट ऑफ द मंथ या चार्ट ऑफ द वीक कौन सा रहा। अच्छा, पूरे हफ्ते बेहतरीन चार्ट सबने, पूरी कम्युनिटी ने एक्टिविटी दिखाई, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स पोस्ट किए और सबके टीपीज ही ज़्यादातर हिट हुए हैं। जैसे पाउंड यूएसडी का है, नीचे अगर आप देखें नैस्डैक का है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा चार्ट नज़र आया वो यूएसडी कैट का था। अगर इसको देखें यहाँ पे, और मैं प्ले करके दिखाता हूँ क्यों मुझे पसंद आया। रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगल बॉक्स था, सेल स्टॉप यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और विद इन नो टाइम इसने, ये देखिएगा, जैसे ही सेल स्टॉप ट्रिगर हुआ उसके बाद सीधा नीचे गया, TP1 भी हिट हुई और उसके बाद जाके TP2 भी हिट हुई। सो मेरे लिए ये एसेंस आपका जो चार्ट है वो चार्ट ऑफ द वीक है। इनको हम रिवॉर्ड भी देंगे। अब हर हफ्ते हमने एक चार्ट निकालना है कम्युनिटी से, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको देंगे। सेकेंडली हम ये भी एक्टिविटी शुरू करते हैं जो हमारा ट्रेडर ऑफ द मंथ है। सो मेरे लिए ट्रेडर ऑफ द मंथ, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हर वक्त, हर थोड़ी देर के बाद ये देख रहे हैं आप लोग, सक्सेस स्टोरी शेयर हो रही होती हैं इस कम्युनिटी में। लेकिन जो मेरे लिए इस मंथ के ट्रेडर रहे हैं वो ज़ुबैर असलम साहब रहे हैं। अगेन हम इनको सरमाया स्पॉन्सर्ड एक फंडेड अकाउंट भी दे देते हैं। सो अगर आप इनका ये नोट देखें, यहाँ पे इन्होंने 28 ट्रेड्स ली हैं और 26 ट्रेड्स की टीपी हिट हुई हुई हैं। हमारा आप रिजल्ट्स देख रहे हैं यार, फिनोमिनल है। मतलब मैं कहता हूँ कि यार 99% विन रेट है, ये तो ज़बरदस्त रहा है। तो ये लिख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि यार ब्लेसिंग है मेंटोरशिप, मेरे पास एक्सप्रेस करने को वर्ड्स नहीं है। सेकेंडली लिखा हुआ इन्होंने कि फराज ने पहला कदम रखना सिखाया। बाय द वे जो हाशिम सर है और फ़तेह सर है, इन्होंने भागना सिखाया। सो हमारी कम्युनिटी के अंदर अदर देन मी और अमार, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो अब एज अ मेंटोर का रोल प्ले कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, और उन्होंने इनकी हेल्प की और ये बेहतरीन तरीके से FTMO का चैलेंज पास किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका विन रेट रहा है। सो
ये चल रहा है हमारी कम्युनिटी में। अब से इंशाल्लाह हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेडर ऑफ द मंथ भी निकालना है एंड चार्ट ऑफ द वीक भी निकालना है। सो ये तो था हमारा कम्युनिटी से जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। फंडामेंटली हमार गोल्ड और नैस्डैक या ग्लोबल मार्केट्स आपने कहा बुलिश है, वो चार्ट्स पे भी नज़र आ रहा है। हमारी टेक यही होनी चाहिए कि नीचे आए हाई लॉस के करीब बाय करें। सो ऐसी कोई करेंसी जो आपको लग रही हो कि बड़ी स्ट्रांग है, उसके ऊपर अगर कोई ट्रेड बनती हो, आपकी टॉप पिक्स क्या हो सकती हैं? अच्छा, लास्ट वीक के अंदर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की बेस के ऊपर भी मैंने कुछ कॉल्स दी थी, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका इस वीक के अंदर काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, पाउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, और आपका जो कैनेडियन डॉलर है वो थोड़ा सा वीक रहेगा, एंड डॉलर विल स्टे वीक एज वेल। सो जो नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड जो मुझे नज़र आ रहा है, एक तो वी आर गोइंग टू अक्टूबर, और अक्टूबर में आपने जिस तरह बताया कि स्टॉक मार्केट जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। तो जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है तो जो रिस्क ऑन करेंसीज होती हैं जिसके अंदर लोग रिस्क ले सकते हैं, और इसकी वजह भी ये होती है कि लोग क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जिन कंट्रीज के कम होते हैं वहां से पैसा लेते हैं, और उन कंट्रीज के अंदर पैसा डालते हैं जहां पे रिस्क ज़्यादा हो, यानी कि उधर के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। सो वो सिंपल क्या करते हैं कि पैसा उठाया एक कंट्री से और दूसरे कंट्री के सेविंग अकाउंट्स में डाल दिया, और सिंपली 4% 5% का रिटर्न बनाया विदाउट एनी रिस्क। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिस्क ऑन करेंसीज। अच्छा, रिस्क ऑन करेंसीज जो है हमारी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर नजर आती हैं। दोनों ही इस टाइम फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगती है, बिकॉज जो हमारी टॉप 8 अगर आप देखो करेंसीज, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं किए। अब इसके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने तकरीबन इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए हैं, सिवाय जापानीज येन के। जापानीज येन ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था लास्ट टाइम, और इस दफ़ा जो पीरियड लास्ट उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की है उसमें उन्होंने कोई भी हाइक नहीं की। सो ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैन स्टे स्ट्रॉन्ग, न्यूजीलैंड डॉलर कैन स्टे स्ट्रॉन्ग। इस पे थोड़ा सा, और कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा वीक रहेगा, और यूएसडी बाकायदा तौर पे आई थिंक डॉलर जो है इटसेल्फ थोड़ा सा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आए हैं तो शायद ये थोड़ा सा ये भी वीक रहेगा। सो इस पे थोड़ा सा इफ यू कैन एनालाइज के ये क्या सिनेरियो रह सकता है। अच्छा, एक चीज जापानीज येन का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जापानीज येन का रिसेंटली आपने देखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है। अकॉर्डिंग टू जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट है, कि एक रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि स्मार्ट मनी ने कहाँ कहाँ पे पोजीशंस ली हुई हैं। तो जैसे गोल्ड का हमने एनालिसिस किया था, गोल्ड में भी बहुत ज्यादा लोग बुलिश हैं इन टोटल, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होता है वो ये नहीं करता कि थोड़ी देर के लिए पैसे कम कर दिए या मतलब बेच दिया। थोड़े वो क्या करते हैं कि लॉन्ग के साथ थोड़ा सा शॉर्ट भी इंक्लूड कर देते हैं जब उनको लग रहा हो कि थोड़ा सा रिवर्सल आए, लेकिन वो लॉन्ग की जो पोजीशंस है तभी कम करते हैं जब उनको फंडामेंटली उसमें वीकनेस नजर आती है। तो इस टाइम जो गोल्ड है उसके भी काफी बुलिश सिनेरियो नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी, और जापानीज येन के भी काफी स्ट्रांग हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जापानीज येन नेक्स्ट मंथ के अंदर शायद इतना ना परफॉर्म करे, लेकिन उसके बाद शायद परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें बाकी चीजें भी देखनी होंगी, सीजनल्स भी, टेक्निकल्स भी, सारे के कॉम्बिनेशन वाइज अगर करेंगे फिर हमें पता लगता है। सो आई थिंक फराज भाई, आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैड या यूएसडी में से अगर आपको कोई सिनेरियो नजर आ रहा है तो उसको आप काइंडली थोड़ा डिस्कस। अच्छा, अगर आप एयूडी में बुलिश हैं और न्यूजीलैंड डॉलर में बेयरिश हैं, ऐसा ही है फंडामेंटल्स के ऊपर? जी, एयूडी और यूएसडी बिल्कुल। ओके, एयूडी यूएसडी, तो हमारी पिक ही होनी चाहिए कि हमें एयूडी यूएसडी को बाय करना चाहिए। अगर मैं इसके चार्ट के ऊपर आऊँ, अगर ये 1 आवर का चार्ट है, राइट नाउ ठीक लग रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, एक बहुत अच्छे से पीछे से चलते हुए ट्रेंड में आ रहा है। अगेन सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज है। सो यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। जो इसकी अभी रीसेंट टाइम्स की रेजिस्टेंस है 0.69100 की, अगर ये ब्रेक होती है तो ये फर्दर ऊपर जा सकता है। सो अभी तक यहाँ पे कोई साइन नहीं है, सच बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है, कोई टॉप के साइन नहीं है, एक अच्छे तरीके से करेक्ट हुआ है, करेक्ट होने के बाद दोबारा ये बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। सो अच्छी पिक हो सकती है ये भी। स्टिल ट्रेंडिंग में जिस तरीके का पैटर्न आपका नैस्डैक के ऊपर या ग्लोबल मार्केट्स के इंडेक्स के ऊपर है, और इसी तरीके का पैटर्न आपकी गोल्ड पर है, और एयूडी यूएसडी भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसमें फिर अगर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी रखें या किसी भी स्ट्रैटेजी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हाई लोस के ऊपर बाय करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है अगेन इसमें भी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। जी अमार। परफेक्ट हो गया। आई थिंक दैट वुड बी इट। ओवरऑल करेंसी, एक ही करेंसीज के अंदर भी हमें थोड़ा सा फोकस कर लें वो भी काफ़ी होगा। चलें, आई थिंक के रैप अप करते हैं। आई थिंक फराज भी और कोई चीज़ अगर डिस्कस नहीं अच्छा, करनी तो हाँ, रैप अप करने से पहले बिल्कुल हमने एलुमनाई का तो
को तो डिस्कस कर लिया कि हमारे चार्ट ऑफ द वीक और ट्रेडर ऑफ द मंथ कौन रहे। हमारा बैच 10 का जो इंटरनल कंपटीशन है वो भी चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हो रहा है। कभी कोई नंबर 1 आ रहा है, कभी कोई नंबर 1 आ रहा है। सो टॉप 10 लीडर बोर्ड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही है। सो मैं अभी बस हम इसके रिजल्ट्स को फाइनल करने वाले हैं थोड़ी देर तक। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि नंबर 1 कौन रहे, किसने रूल्स को ब्रीच किया, किसने नहीं किया। बाय द वे मैं बता दूं, जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं उनको हम रियल टाइम मार्केट के ऊपर एग्जीक्यूशंस करना सिखाते हैं। थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होता। जो आप पढ़ रहे होते हैं वही आपकी असाइनमेंट्स है, और जब असाइनमेंट्स आपकी पूरी हो जाती हैं फिर आपका कॉन्टेस्ट होता है आपके बैच मेट्स के साथ। सो उस कॉन्टेस्ट में इमोशन, साइकोलॉजी सब कुछ टेस्ट हो रही होती है और उसमें पता चलता है कौन कितना पानी में है। अभी आप जिससे भी बात करें जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे पूछे, कहते हैं यार इतना प्रेशर तो हमने कभी अपने असली पैसों पे नहीं लिया जितना इस तरीके से कॉन्टेस्ट का आ रहा है। सो बहरहाल बड़ा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है और बड़ी अप एंड डाउन एंड फ्लक्चुएशंस लगी हुई हैं। देखते हैं कौन नंबर 1 होता है। अच्छा, मैं बताता चलूँ, ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। इस टाइम जो टॉप 10 मुझे नज़र आ रहे हैं वो शीरीन है, इनकी इक्विटी 30,000 पे चली गई है, ज़बरदस्त। फिर शरियार साहब हैं, 25,000 कहीं इनकी इक्विटी चली गई है। बहुत बेहतरीन। ये जो टॉप 10 नज़र आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये टॉप 10 में नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने, हमने जो रूल्स दिए हुए थे कि आपकी लॉट साइज़ क्या होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पर ट्रेड क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादातर इन ये जो टॉप 10 है इनमें से इन सब ने रूल्स को ब्रीच किया हुआ है। मैं बता दे चाहता हूँ फाइनल टॉप 5 विनर्स कौन है हमारे। सबसे पहले नंबर 1 पे है मोहम्मद उजैर, इनको बहुत मुबारक हो। 12,790 पे इनकी इक्विटी है, इन्होंने 27% की गेंस की हैं, 50,000 विनिंग प्राइस है इनकी। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबस्सिर सलीम सेकंड पर हैं, नादिया खालिद थर्ड पर हैं, यासिर फतेह फोर्थ पर हैं, साद जमान फिफ्थ पर हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, बहुत से लोगों ने, हमने इनको $10,000 का डेमो अकाउंट दिया था और ये कहा था कि इतनी परसेंटेज से नीचे आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए, पर ट्रेड आपका रिस्क 2% का हो, और स्टॉप लॉस आपने डिफाइन करना है, टीपी डिफाइन करनी है, बड़ी लॉट्स नहीं ओपन करनी। ये सारे रूल्स जो एग्जैक्ट आपकी रियल मार्केट सिनेरियोज में आप लोगों के अप्लाई होते हैं, जहाँ पे प्रॉ फर्म्स इन रूल्स को फॉलो करती हैं। सो हम उनकी प्रैक्टिस करा रहे थे। अब यहाँ पे देखें, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने ट्रेडिंग गलत की है, लेकिन जो रूल्स हमने दिए थे उसको ब्रीच कर दिया। तो जो ये देखें यहाँ पे कितने लोग हैं उजैर से ऊपर, जो उजैर विनर हैं, 27% की इनकी गेंस हैं, इनसे ऊपर 200% की गेंस की हैं लोगों ने। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा वो कंपटीशन रहा है, लेकिन रूल्स को जिन लोगों ने फॉलो किया उसके बेसिस के ऊपर नंबर 1 मोहम्मद उजैर। इनके स्टार्ट्स देखें, क्या ग्रोथ है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से। इन्होंने सिर्फ 30 ट्रेड्स किए हैं और फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। सारे के सारा ये देखें कितनी खूबसूरत राइड की भी है, $450 की ट्रेड के लिए बहुत बड़ी पिप्स होती हैं ये। फिर मुबस्सिर सलीम ये सेकंड पर हैं, अगेन इनके भी स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये ग्रोथ और बैलेंस इक्विटी साथ साथ चल रही है। नादिया खालिद सेम, इनके भी बड़े अच्छे खूबसूरत स्टार्ट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग इन्होंने भी की है, बहुत मुबारक उन सबको। यासिर फतेह साहब ये तीसरे चौथे पर हैं, सात जमान फिफ्थ पर हैं। सो ये फ़ायदा होता है जब आप रियल मार्केट के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो साथ साथ ट्रेनिंग में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, और उम्मीद है कि आप लोग आगे जाके और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट हो गया। चलें, होपफुली के गुड लक टू ऑल द पीपल जो कि अभी फर्स्ट देखते हैं कौन फर्स्ट पोजीशन पे आता है, किसने रूल्स ब्रीच किए हैं। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जो अक्सर जो है ना लोग रूल ब्रीच कर देते हैं, और ये रिस्क मैनेजमेंट भी है। सो अगेन जिस तरीके से आप ट्रेन कर रहे होते हैं लोगों को, वो ये नहीं कर रहे होते कि भाई प्रॉफिट ही सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं मेंटेन करते, तो आप अपने रियल लाइफ में भी पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अगेन बहुत ज़बरदस्त आपने ट्रेन करें लोगों को। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ा सा एनालिसिस हमने किया, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी किया, फंडामेंटल भी देखा, टेक्निकल भी देखा, फिर हमने ग्लोबल मार्केट्स को भी डिस्कस किया, फिर थोड़े से स्क्रिप्ट्स को भी हमने डिस्कस कर दिया, और फिर हमने करेंसीज को भी डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आगे वाले, हमें भी बूस्ट मिलता है, हमें भी खुशी होती है कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, और फिर जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो तभी हम आगे थोड़ा सा हिम्मत करके और भी इस तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, सरमाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।